ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हटिया दुर्ग एक्सप्रेस में हुई हथियार चोरी की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर खुलासा किया है। आईटीबीपी जवान के पिस्टल, कॉर्ट्रिज और मोबाइल फोन की चोरी से सुरक्षा तंत्र पर सवाल खड़े हो गए थे, लेकिन जीआरपी की सुस्त कार्यशैली ने पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। दरअसल 4 सितंबर को जवान हटिया दुर्ग स्पेशल ट्रेन से सफर कर रहा था। इसी दौरान ट्रेन से उसका पिस्टल, मैगजीन से भरे कारतूस, मोबाइल और नकदी संदिग्ध तरीके से चोरी हो गए। हथियार गायब होने की खबर मिलते ही रेलवे पुलिस और जीआरपी में हड़कंप मच गया, क्योंकि मामला आम चोरी का नहीं बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला था। पुलिस ने घटना के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए विशेष टीम गठित की और जांच की बागडोर अपने हाथ में ले ली। टीम ने सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज खंगाला और घटना स्थल के आसपास गहन पूछताछ की। तकनीकी साक्ष्यों की मदद से पुलिस ने आरोपी की पहचान के साथ साथ उसकी गतिविधियों पर भी नजर रखी। ताबड़तोड़ छापेमारी के दौरान संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से जवान का पिस्टल, कॉर्ट्रिज, मोबाइल फोन और नकदी बरामद कर लिया। पुलिस के अनुसार अगर आरोपी को जल्द गिरफ्तार न किया जाता तो हथियार का इस्तेमाल किसी बड़ी आपराधिक वारदात में भी हो सकता था। बरामदगी के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि टीम ने 24 घंटे लगातार मेहनत की। आईटीबीपी जवान को उसका पिस्टल और अन्य सामान वापस सौंप दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे में गश्त और सख्ती बढ़ाई जाएगी। बुधवार को आईटीबीपी के जवानों के द्वारा सूचना दी गई थी थाना जीआरपी को और कंट्रोल रूम को रेल मदद के द्वारा कि वो यात्रा कर रहे थे, हटिया दुर्ग से डोंगरगढ़ जा रहे थे और उनका जो एक पिट्ठू बैग है जिसमें कि उनके 10,000 रुपए थे और 2 रिवॉल्वर, 2 पिस्टल बताया था उन्होंने और 4 मैगजीन के साथ में कुछ कारतूस हैं। तो ये संवेदनशील मामला होने के कारण तुरंत संज्ञान में लेकर इसकी जांच की गई और उसी दिन जिस दिन वारदात हुई थी उसी दिन रेलवे स्टेशन के बाहर 2 जगहों पे, अलग अलग जगहों पे उस बैग के फेंके हुए सामान बरामद हुए थे, पुलिस को मिले थे और पुलिस को फिर ये आशंका प्रबल हो गई थी कि जो भी जिसने चोरी की वो बिलासपुर से संबंधित है। उसके बाद सभी तरह से मुखबिर भी लगाए गए, डिजिटल एविडेंस भी क्रिएट किए गए और थाना प्रभारी जीआरपी राकेश वर्मा और उनकी टीम ने आसपास गहन पूछताछ की और पूछताछ के दौरान सीसीटीवी फुटेज से मिलान होने के कारण इस लड़के को संदेह के आधार पर पकड़ा गया। रंजीत मरकाम इसका नाम है, उम्र 24 वर्ष और ये घुमंतु है। इसके घर पे कोई नहीं है। बलौदाबाजार जिला के खमरिया गांव में इसका घर है और ये आदतन है, घूमता रहता है। बिलासपुर स्टेशन पे रहना इसका पाया गया बाहर और ये ट्रेन में चढ़ के भाटापारा आता है। घटना वारदात के दिन भी ये भाटापारा आने के लिए सुबह ट्रेन में चढ़ा जनरल बोगी में। जवान वर्दी में सो रहे थे तो इसको लगा कि उनसे कुछ पैसे मांगे। इसका अनुभव है कि पुलिस के जवान जो पैरामिलिट्री की यात्रा करते मांगने पर पैसे दे देते हैं। इसने उनको हिलाया, ये लोग नहीं उठे, गहरी नींद में थे, तो उनका बैग उठाकर उतर गया बिलासपुर में और इसने उसमें से पैसे के चक्कर में ही इसने उठाया था और ये लेके आ गया। लेकिन जब इसने वेपन देखा तो ये घबरा गया, बाकी का सामान इसने फेंक दिया और वेपन को ले जाके खमरिया गांव में अपने घर में इसने छुपा दिया। तो जब टीम ने इसको पकड़ा तो इसने तुरंत बता दिया और इसने अभी तक ये कहा है कि जो सामान, वेपन और ये सब है ये वैसे का वैसा है। अभी आगे पूछताछ में हम इससे और भी पूछताछ करेंगे कि क्यों रखा था और किससे क्या बात हुई। फिलहाल पुलिस अधीक्षक ने टीम की इस कामयाबी की सराहना की है। यात्रियों से भी अपील की गई है कि सफर के दौरान अपने सामान को सुरक्षित रखें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दे। इस कार्रवाई के बाद जीआरपी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। रायपुर जेल से इलाज के बहाने फरार हुआ हत्या का आरोपी आखिरकार रेल सुरक्षा बल की सतर्कता से पकड़ा गया। दुर्ग आरपीएफ पोस्ट की टीम ने आरोपी को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर सुपरफास्ट ट्रेन के सामान्य बोगी से गिरफ्तार किया। आरपीएफ पोस्ट प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि 7 अगस्त को सूचना मिली थी कि आरोपी ट्रेन 12860 गीतांजलि एक्सप्रेस से भाग रहा है। गोंदिया में सर्च ऑपरेशन चलाया गया लेकिन आरोपी हाथ नहीं आया। बाद में सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि उसने गीतांजलि से उतरकर ट्रेन चरेलापल्ली रक्सौल एक्सप्रेस पकड़ ली और दुर्ग की ओर लौट रहा है। जानकारी मिलते ही दुर्ग आरपीएफ टीम अलर्ट हुई और दुर्ग स्टेशन पर पहुंची। सामान्य कोच की तलाशी के दौरान आरोपी को दबोच लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम करण पोर्ते, उम्र 26 वर्ष, निवासी मंदिर हसौद, जिला रायपुर बताया। करण पोर्ते ने
कबूला कि 6 सितंबर को इलाज के लिए उसे रायपुर जेल से एम्स रायपुर लाया गया था, जहां से वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। मंदिर हसौद थाना पुलिस ने पुष्टि की कि वह हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में जेल में बंद था। आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए लोकल पुलिस को सौंप दिया गया है। तारबहार थाना क्षेत्र में धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने है। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर संतोष सिंह ठाकुर ने ठेकेदार धर्मेंद्र यादव पर मकान निर्माण के नाम पर 42.31 लाख की ठगी करने का आरोप लगाया है। एफआईआर दर्ज में फरवरी 2024 को प्रोफेसर और ठेकेदार के बीच अनुबंध हुआ था कि 3154 वर्ग फीट के मकान का पूरा निर्माण 1400 रुपए प्रति वर्ग फुट की दर से किया जाएगा। इसके लिए आरोपी के आरआर कंस्ट्रक्शन अकाउंट में कई किश्तों में रकम ट्रांसफर किया गया। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी ने रकम लेने के बावजूद निर्माण अधूरा छोड़ दिया, घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया और अप्रैल 2025 के बाद ऑफिस बंद कर फरार हो गया। लगातार संपर्क की कोशिश के बावजूद आरोपी उपलब्ध नहीं हुआ। शिकायत के बाद तारबहार पुलिस ने बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया। जांच एएसआई उदयभान सिंह को सौंपी गई। बताया जा रहा है कि आरोपी पर पहले से भी जांजगीर चांपा कोर्ट में ठगी का मामला चल रहा है। शनिवार रात भगवान गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान शहर में हंगामा खड़ा हो गया। प्रशासन के प्रतिबंध के बावजूद डीजे और धुमाल की तेज आवाज पर समितियों के युवक थिरकते रहे। पुलिस ने बीच बीच में डीजे का साउंड कम कराया, लेकिन हालत बेकाबू होते रहे। सबसे बड़ा विवाद हटरी चौक पर हुआ, जहां समितियों और पुलिस में जमकर बहस और मारपीट हुई। आरोप है कि पुलिस ने प्रभावशाली समितियों को पचड़ी घाट जाने की अनुमति दी, जबकि अन्य समितियों को जबरन छठ घाट भेजने पर अड़ी रही। इसी पक्षपात ने भीड़ को भड़का दिया और झड़प में पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी। हालात तब और गर्मा गए जब एक समिति के सदस्य ने विरोध स्वरूप तख्ती लहराई, जिस पर लिखा था, शासन प्रशासन धोखा है, जागो हिंदुओं मौका है। यह नारा लगाते ही माहौल और उग्र हो गया और पुलिस पर पक्षपात और दबाव में काम करने के गंभीर आरोप लगे। इधर विसर्जन के दौरान पचड़ी घाट के पास एक कारोबारी ने पूरी रात दुकान खोलकर लोगों को 3 गुने दाम पर गुटखा, सिगरेट, पानी और नमकीन बेचे। पुलिस प्रशासन के अफसर मौके पर मौजूद थे, लेकिन किसी ने कार्रवाई तक नहीं की। इससे आम जनता और समितियों का गुस्सा और भड़क गया। बिलासपुर में इस बार नवरात्र का पर्व खास होने वाला है। शहर में नवरात्रि की तैयारियां जोरों पर है और श्रद्धालुओं के लिए इस बार एक अनोखा आकर्षण देखने को मिलेगा। आदर्श दुर्गा उत्सव समिति, जो पिछले 49 वर्षों से लगातार मां दुर्गा की स्थापना करती आ रही है, अपने 50वें वर्ष में पहुंचकर भव्य आयोजन की तैयारी कर रही है। समिति की ओर से बताया गया कि इस बार अरपा तट पर विशेष आयोजन किया जा रहा है। पंडाल को राजधानी थीम में सजाया जा रहा है, जिससे भक्तों को नई अनुभूति होगी। इसके साथ ही लेजर शो, फाउंटेन शो और मेले का भी आयोजन किया गया है। इस अवसर पर बाहर से आए कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। मां दुर्गा की प्रतिमा भी इस बार विशेष रूप से तैयार की जा रही है। इसके लिए कोलकाता से विशेष कलाकारों को बुलाया गया है, जो पंडाल में ही भव्य प्रतिमा का निर्माण कर रहे हैं। आयोजन समिति का कहना है कि श्रद्धालुओं को इस बार पहले से कहीं अधिक भव्यता और आकर्षण देखने को मिलेगा। समिति के पदाधिकारियों ने जानकारी दी कि पूरे आयोजन पर लगभग 2 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है। इससे पहले बिलासपुर में इतना बड़ा दुर्गा उत्सव कभी नहीं हुआ। यह आयोजन केवल श्रद्धा का प्रतीक ही नहीं, बल्कि शहर वासियों के लिए सांस्कृतिक और मनोरंजन का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। ये आदर्श दुर्गा समिति, ये हमारे सुभाष नगर गोड़पारा में विगत 49 वर्षों से वहाँ दुर्गा मूर्ति की स्थापना की जा रही है। 50वें वर्ष में जो हम स्वर्ण जयंती के उसमें मना रहे हैं, और हमें जो रिवर व्यू एक बहुत अच्छा स्थान हमें माने नगर निगम द्वारा प्राप्त हुआ है। और इस पंडाल इस यहाँ पे जो दुर्गा जी का जो स्थापना है, इस स्थापना के साथ साथ ये नदी के उस पार में जो दिख रहा है, वहाँ पे लेजर शो का पूरा 10 दिन का प्रोग्राम है। लेजर शो के साथ एक फाउंटेन शो भी हम करा रहे हैं नदी के बीच में, वो भी बहुत विशाल रहेगा। वो माने वो अपने आप में एक वो अनूठा चीज़ रहेगा। वो पंडाल यहाँ पे राजस्थानी टीम में बनाया जा रहा है। माता दुर्गा की मूर्ति 20 से 25 फीट ऊंची है यहाँ पे, और पीछे हमारे पंडाल के पीछे में 4 धाम की झांकी बन रही बहुत बड़ी, और उसके साथ साथ मीना बाजार भी है, आदर्श मेला लग रहा पीछे में, और फूड कोर्ट भी है माने जनता के माने जो हमारे श्रद्धालु लोग आएंगे उनके लिए। और फूड कोर्ट के साथ साथ हमारा बाजू में 10 दिन पूरा जगराता का प्रोग्राम चलेगा यहाँ पे। और एक हम चुनरी यात्रा निकाल रहे हैं, जो हमारे जो पुरानी दुर्गा जी वहाँ भी बैठ रही, माने इस समिति की इस बार 2 दुर्गा बैठ रही है, एक हमारे पुराने जगह में और एक 50वें साल में इस यहाँ पे। तो वहाँ से एक चुनरी यात्रा भी निकाल रहे हैं। वो चुनरी यात्रा से जो चुनरी का एक छोर वहाँ रहेगा और एक छोर यहाँ पे रहेगा, जिस दिन माता जी का स्थापना होगा। दुर्गा माता की प्रतिमा और ये पंडाल सब कलकत्ता के कारीगरों द्वारा बनाया जा रहा है।
और जो फाउंटेन शो का जो प्रोग्राम है वो बेंगलोर से आ रहे हैं, और जो लेजर शो का जो प्रोग्राम है सब रायपुर से आ रहे हैं। माने यहाँ पे सब बाहर से जो अच्छे जो कलाकार हैं उन्हीं लोगों को हम यहाँ बुलाए हैं। नवरात्र के 10 दिनों तक यहाँ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भक्तगण सुबह शाम मां दुर्गा के दर्शन कर सकेंगे और रात्रि में होने वाले जगरातों का आनंद उठा सकेंगे। समिति ने बताया कि कलाकार 10 दिन तक विशेष भजन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। बिलासपुर के लोग इस आयोजन को लेकर खासे उत्साहित हैं। श्रद्धालु मानते हैं कि यह अवसर सिर्फ पूजा पाठ का ही नहीं बल्कि शहर की पहचान और गौरव का भी प्रतीक बनेगा। इस बार का नवरात्र बिलासपुर वासियों के लिए ऐतिहासिक होने जा रहा है। जी न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की संस्कृति परंपराएं आज भी कितनी गहरी जड़ें जमाए हुए, इसका उदाहरण बिलासपुर जिले के चक्रभाटा के पास स्थित सवाताल गांव में देखने को मिलता है। यहाँ हर साल गणेश चतुर्थी से लेकर गणपति विसर्जन तक हरि कीर्तन का आयोजन होता है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ निभाई जाती है। सवाताल गांव में होने वाले इस कीर्तन की खासियत यह है कि इसे लगातार 12 घंटे, 24 घंटे और 48 घंटे तक आयोजित किया जाता है। ढोलक, झांझ और मजीरे की ताल पर गाए जाने वाले भक्ति गीत पूरे गांव के वातावरण को भक्तिमय बना देते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि यह आयोजन गणेश उत्सव की आत्मा है, जो आस्था और परंपरा को आधुनिक शोरगुल से अलग पहचान दिलाता है। इस कार्यक्रम में आसपास के गांवों से नर्तक दल और कलाकार भी शामिल होते हैं। वे न केवल भक्ति गीत प्रस्तुत करते हैं बल्कि नृत्य से भी माहौल को उल्लासमय बना देते हैं। प्रतियोगिता जैसी शैली में होने वाले इस आयोजन में सभी टीमों के बीच भक्ति भाव से भरे गीतों का आदान प्रदान होता है। सत्य का कार्यक्रम पिछले 7 वर्षों से हम लोग लगातार कर रहे हैं। इसमें पूरा गांव वाले का भागीदारी रहता है। इसमें हम लोग भंडारा कार्यक्रम भी रखते हैं और ये 24 घंटे का कार्यक्रम रहता है राम सत्य का। इसमें आसपास के लोग और दूर दराज से भी लोग आते हैं। इसमें हम लोग एक इनाम राशि भी रखते हैं, जो आवक जावक के लोग रहते हैं उसका देख रेख हम लोग करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी विजेता टोली को पुरस्कार प्रदान किया गया, जबकि अन्य प्रतिभागियों को प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया गया। आयोजन समिति का कहना है कि यह न सिर्फ प्रतियोगिता है बल्कि भक्ति और भाईचारे का उत्सव है, जहां हर कोई भगवान गणेश की सेवा में अपना योगदान देता है। गांव की आयोजन समिति सभी प्रतिभागियों के लिए भोजन और रुकने की व्यवस्था करती है। ग्रामीण बताते हैं कि बाहर से आने वाले दलों के लिए पूरे गांव के घरों के द्वार खुले रहते हैं। लोग उन्हें अपने घर बुलाकर सेवा सत्कार करते हैं। हमारे यहाँ 24 घंटे का श्री राम नाम कीर्तन, जिसको हरि कीर्तन का भी नाम दिया जाता है, बहुत ही बढ़िया से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे आसपास के जितने भी गांव थे अपने वाद्य यंत्रों, ढोलक, मंजीरे के साथ यहाँ पर आए और बहुत ही अपनी कला की प्रस्तुति दिया, जिसमें हमारे गाँव वासियों ने बहुत उसका आनंद लिया। और हमारे यहाँ सभी जितने भी ग्राम से आए हुए वाद्य यंत्र वाले, ढोलक, मंजीरे का जो गान बजन हमारे थे, उनका भोजन का व्यवस्था किया गया। गणेश उत्सव के अंतिम दिन जब भगवान गणेश की प्रतिमा विसर्जन के लिए निकलती है, तब भी ढोलक और मंजीरे की धुन पर गांव वाले भक्ति गीत गाते हुए बप्पा को विदाई देते हैं। उनका मानना है कि यह परंपरा सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि गांव की सांस्कृतिक पहचान है। यह हरि कीर्तन परंपरा आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा है। यह न केवल संगीत और भक्ति से जोड़ती है बल्कि आस्था और संस्कृति को जीवित रखने का जीवंत उदाहरण भी पेश करती है। यही वजह है कि आधुनिकता और डीजे की गूंज के बीच भी सवाताल गांव के इस परंपरा को अपनी असली धरोहर बना रखा है। जी न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। गणेश उत्सव की रौनक अब विदाई में बदल गई। शासन प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए घर घर और पंडालों में विराजे गणपति बप्पा का विधि विधान से विसर्जन किया गया। 6 और 7 सितंबर की रात शहर भर में भव्य पंडाल सजाए गए। जगह जगह से निकली झांकियों के साथ भगवान गणेश की प्रतिमाओं का छठ घाट सहित विभिन्न घाटों पर विसर्जन किया गया। पूरी रात भक्तजन डीजे और धुमाल की धुन पर भक्ति गीतों में झूमते रहे। सड़कों पर उत्साह और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। अंत में नम आंखों और जय घोष के साथ गणपति बप्पा को विदाई दी गई। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आना के नारों से पूरा शहर गूंज उठा और आस्था का यह पर्व उल्लास के साथ संपन्न हुआ। थाना सिविल लाइन अंतर्गत स्थित डिसाइपल ऑफ
क्राइस्ट चर्च में रविवार को वार्षिक प्रतिज्ञा रविवार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर समाज के लोग यह संकल्प लेते हैं कि वे हर महीने अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा चर्च को समर्पित करेंगे। इसी आधार पर चर्च का सालाना बजट तैयार होता है। कार्यक्रम में बताया गया कि प्राप्त धनराशि से चर्च के कर्मचारियों का वेतन, विद्वानों को सहयोग और सामाजिक व धार्मिक गतिविधियों के लिए आवश्यक खर्च पूरे किए जाते हैं। आगामी क्रिसमस कार्यक्रम और उससे जुड़े प्रबंध भी इसी बजट पर आधारित रहते हैं। समाज के लोगों को समझाया गया कि प्रतिज्ञा केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि इसे पूरा करना आवश्यक है। अक्सर लोग व्यस्तता या दूरी के कारण योगदान करना भूल जाते हैं, जिससे योजनाओं में बाधा आती है। इसलिए सभी से नियमित सहयोग की अपील की गई। चर्च नेताओं ने कहा कि योगदान स्वेच्छा और खुशी से देना चाहिए। बाइबल में भी लिखा है कि जो कुछ दो प्रसन्नता से दो, क्योंकि प्रभु उसी पर आशीष देते हैं। न्यूनतम योगदान तय नहीं है, लेकिन उम्मीद की जाती है कि हर व्यक्ति अपनी क्षमता और निष्ठा के अनुसार सहयोग करेगा। एक सालाना कार्यक्रम होता है हम लोग का, वो प्रतिज्ञा का रविवार कहलाता है। समाज के लोग जो हैं वो प्रतिज्ञा करते हैं कि वो प्रति माह अपनी जो उनका सैलरी है उसमें से कितना पैसा देंगे। तो ये क्या है, उसके बाद चर्च का बजट बनता है, बहुत सारे खर्चे हैं, बहुत सारे कर्मचारी हैं और दूसरी सहायताएं जो विधवा अनाथों को देते हैं, उसके हिसाब से फिर बजट बनेगा। इन लोग जो प्रतिज्ञा करते हैं कि हम प्रति माह देंगे, जैसे 10,000 है तो लिखेंगे कि 1,000 या 800 या 600 जो भी देंगे, तो फिर तो ये सारी चीज़ें हम तैयारी करते हैं। ये जो है आगे के सारे कार्यक्रम में क्रिसमस, ईस्टर जितने प्रोग्राम्स है उसमें फिर मद तैयार किए जाते हैं, जो खर्च होने हैं, खाना होता है क्रिसमस का, वो सब के लिए भी, क्योंकि यही हमारा एक सोर्स है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व माना जाता है। इस वर्ष पितृपक्ष का आरंभ 8 सितंबर सोमवार से हो रहा है। इस दिन प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध एवं तर्पण किया जाएगा। पंडित गौतम दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि परंपरागत रूप से माना जाता है कि पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए श्राद्ध, तर्पण और दान का विशेष महत्व रहता है। इस बार पितृपक्ष की शुरुआत विशेष खगोलीय संयोग के बीच हो रही है। रविवार को खग्रास चंद्र ग्रहण लग रहा है, जिसका सूतक काल दोपहर 12:57 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। इसी कारण विद्वानों का सुझाव है कि श्राद्ध और तर्पण संबंधित कार्य सूतक लगने से पहले ही कर लेना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दौरान हर तिथि का अपना महत्व होता है। इस बार अष्टमी का श्राद्ध तर्पण 14 सितंबर रविवार को होगा। पंडितों का कहना है कि इस दिन तर्पण सुबह 8:41 बजे के बाद करना अधिक शुभ रहेगा। वहीं 15 सितंबर को नवमी तिथि का श्राद्ध तर्पण किया जाएगा। इन तिथियों पर विशेष रूप से मातृ श्राद्ध और उन पितरों का स्मरण किया जाता है जिनका देहांत असामान्य परिस्थितियों में हो गया हो। पितृपक्ष का समापन 21 सितंबर रविवार को सर्वपितृ अमावस्या के अवसर पर होगा। इस दिन जिन लोगों को अपने पितरों की मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं है, वे अमावस्या तिथि पर श्राद्ध और तर्पण कर सकते हैं। इसे सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है और इस दिन श्राद्ध करने से सभी पूर्वजों की आत्माओं को तृप्ति मिलती है। पितृपक्ष में कोई भी मांगलिक एवं शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है, इसलिए पितृ में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। पितर काल से प्रारंभ हो रहा है और पितर पक्ष में अपने पूर्वजों को, माता पिता, भाई पितामह सबको याद कर कर तिलांजलि तर्पण श्राद्ध करते हैं और उसके निमित्त ब्राह्मण भोजन, गरीब दिन दुखी सबको भोजन कराते थे। अपने पूर्वजों के अच्छा आशीर्वाद के लिए 15 दिन अपने पितरों की पूजा करता है और उस भगवान के नहीं, भगवान 15 दिन कम करता है, अपने माता पिता सबको स्मरण करता है। पितर देवता है, पितृ तर्पण और पितृ श्राद्ध में उसके दान पुण्य, तिल जवान एक प्रकार करता है। पितृ में शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, मंगल कार्य नहीं करना चाहिए, गृह प्रवेश, अनेक प्रकार के शुभ कार्य अब वर्जित रहता है। केवल पितृ श्राद्ध में पुण्य आत्मा सबको स्मरण करता है। आज साल का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जो भारत सहित दुनिया के कई देशों में दिखाई देगा। खगोल विज्ञान और ज्योतिष दोनों ही दृष्टिकोण से ग्रहण विशेष महत्व रखता है। पंचांग के अनुसार ग्रहण की शुरुआत रात 9:58 पर होगी। इसका मध्यकाल रात 11:41 पर होगा और समाप्ति रात 1:27 पर होगी। पंडित सूरज दुबे ने बताया कि ग्रहण के साथ सूतक काल का विशेष महत्व होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। इस बार सूतक काल दोपहर 12:58 से प्रारंभ होकर ग्रहण समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्य, धार्मिक आयोजन, यात्रा या भोजन बनाने पर परहेज करना चाहिए। सूतक लगते ही सभी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय घर में रखा भोजन अशुद्ध हो जाता है। ऐसे में खाने पीने की वस्तुओं में तुलसी या कुशा के पत्ते डालकर
रखने की परंपरा है। साथ ही इस समय गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र का जाप, हरि कीर्तन और रामायण पाठ करना शुभ माना जाता है। ग्रहण मोक्ष के बाद स्नान करने, अन्नदान और दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। देखिए जी, आज जो ग्रहण है 9:57 से चालू होकर 11:41 तक का ग्रहण रहेगा। ग्रहण काल जो है रात को मध्य रात्रि तक 1:27 तक का रहेगा। और जो हमारा जो सूतक काल है, सूतक काल में कहा जाता है पूजा पाठ वर्जित रहता है, मूर्ति पूजा, ये खाना पीना जो पारंपरिक खाना पीना है ये सब वर्जित रहता है। वो अभी 12:57 से शुरू हो जाएगा, जो ग्रहण काल तक का रहेगा जी। इसमें पारंपरिक जो है खाना पीना से बचते हैं। और ये जो चंद्र ग्रहण जो लग रहा है वो 122 वर्षों के बाद ऐसा चंद्र ग्रहण जो लग रहा है जो पूर्ण रूप से जो लाल दिखाई देगा जो जी। तो ये कब खत्म होगा? 1:27 पे मध्य रात्रि पे जी। सूरज दुबे। सूतक काल के नियम सभी के लिए समान रूप से लागू नहीं होते। बालक, वृद्ध और रोगियों के लिए इन नियमों में छूट दी गई है। वहीं साधारण लोग इस अवधि में देवी देवताओं की प्रतिमाओं को छूने या पूजा पाठ करने से परहेज करते हैं। खास बात यह है कि इस चंद्र ग्रहण पर पितृपक्ष का दुर्लभ संयोग भी बन रहा है। भारत में साल का दूसरा एवं आखिरी चंद्र ग्रहण यानी ब्लू मून होगा और इसे पूरे देश में कहीं से भी देखा जा सकेगा। इस दौरान पृथ्वी, सूर्य और चांद के बीच आ जाएगी, जिससे चांद पर उसकी छाया पड़ेगी और चांद लाल नारंगी रंग का दिखाई देगा। इसे ही ब्लड मून कहा जाता है। पंडित सूरज दुबे ने बताया कि यह संयोग पूरे 122 साल बाद बना है। धार्मिक आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह संयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे पुण्यकारी बताया गया है। इस कारण आज का चंद्र ग्रहण विज्ञान और धर्म दोनों ही दृष्टियों से विशेष महत्व रखता है। जी न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। तो यह थी इस बुलेटिन की तमाम खबरें। देश विदेश की खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक ले दीजिए प्रेरणा को इजाजत। नमस्कार।